नमस्कार बच्चों, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आज अपनी 12वीं कक्षा के भूगोल विषय की कक्षा है, जिसमें प्रथम अध्याय अपने शुरू कर रहे हैं, जिसमें प्रथम अध्याय का विषय है मानव भूगोल, प्रकृति व विषय क्षेत्र। तो मानव भूगोल के बारे में हम बात करें इससे पहले अपने थोड़ी सी भूगोल के बारे में बात करते हैं, जो आपको आधार और बेस में मैंने करवाया था कि भूगोल शब्द का पर्याय क्या है। अगर हम इस भूगोल का संधि विच्छेद करें तो इसका अर्थ होता है भूमि गोल है। आपको जैसे पता ही है कि भूमि गोल नहीं है, पूरी पृथ्वी जो है हमारी वो गोल नहीं है, गोलाकार नहीं है। पृथ्वी कैसी है, ये मेरे हाथ में क्या है आप लोग बताएंगे मुझे देख करके। बिल्कुल शाबाश, ये ग्लोब है, ग्लोब जैसी है पृथ्वी। और ग्लोब ध्रुवों के ऊपर से चपटा है दोनों तरफ से, और बीच में से ये देखो, ये भूमध्य रेखा वाला जो क्षेत्र है बीच में से जो बृहस्पति है, जो आपको मैंने आधार में बताया था, वो पूरा पूरा गोल उभार लिए हुए है। तो ये पृथ्वी पृथ्व्याकार जैसी है, लगभग जियोड कहते हैं इसको, पृथ्व्याकार जैसी है। कैसी कि ध्रुवों के ऊपर से चपटी और बीच में से गोलाकार बिल्कुल उभार लिए हुए है, इसको पृथ्व्याकार कहते हैं। ये ग्लोब आप देख ही रहे हो, ये हूबहू पृथ्वी का मॉडल है। तो यहाँ भूमि गोल से कोई प्राय नहीं रह जाता, क्योंकि पृथ्वी पृथ्व्याकार जैसी है। फिर एक अंग्रेजी इसका रूपांतरण आया, आपने देखा होगा, जर्मन विद्वान इरेटोस्थेनीज ने इसका नामकरण किया, जिनको व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। वैसे भूगोल का जनक कौन है आप लोगों को पता है, बताया है कि केटीएस। तो ज्योग्राफी जो शब्द है वो इस भूगोल का अंग्रेजी रूपांतरण है, और ये ज्योग्राफी नामकरण करने वाला इरेटोस्थेनीज जर्मन विद्वान थे, उन्होंने इसका नामकरण किया। और वो जर्मन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियो प्लस ग्राफोस। ग्राफोस या ग्राफिस, जो भी है, जो आप ये पुस्तक के अंदर दोनों तरह के नाम मिल सकते हैं। इसका अर्थ होता है पृथ्वी और इसका अर्थ होता है वर्णन करना। अगर हम इसकी शाब्दिक अर्थ के ऊपर जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि पृथ्वी का वर्णन करना क्या है, ज्योग्राफी है। तो भूगोल का अर्थ हम कुछ और निकालेंगे। भूगोल में क्या होता है कि भूगोल के अंदर पृथ्वी के ऊपर जितनी भी गतिविधियां होती हैं मानवीय क्रियाओं के रूप में, वो तो है ही है। इसके अलावा ब्रह्मांड की जितनी भी गतिविधियां होती हैं, जिसमें भूमिगत भी हो गया, भौम नीचे का जो पाताल कहते हैं जिसको, वो भी हो गया, और ऊपर ब्रह्मांड के उल्काएं, तारे, नक्षत्र, ये सब चीजें आ गई, है ना, ग्रह। तो ये सभी इसमें शामिल करते हैं, भूगोल में करते हैं। तो भूगोल एक अथाह बहुत विस्तृत क्षेत्र वाला विषय है, जिसके अंदर भूगोल के अंदर आप ब्रह्मांड से लेकर के और पृथ्वी के ऊपर जितनी भी मानवीय क्रियाएं होती हैं, उन सब का अध्ययन एक विज्ञान के रूप में हम करते हैं भूगोल के अंदर। तो ये साधारण सी बात है। तो इस प्रकार से आप लोग भूगोल के बारे में ये बात जाने हैं। तो उसके बाद में हम अपने करते हैं मानव भूगोल की बात। तो मानव भूगोल की बात करेंगे तो पहले क्या विषय आया, भूगोल। कौन सा विषय आया, भूगोल। अब इस भूगोल की दो शाखाएं हुई, कौन सी, नंबर एक जो इसकी प्रमुख शाखा है भौतिक भूगोल, और नंबर दो, इसकी दो मुख्य शाखाएं हैं। जो प्रमुख मुख्य शाखाएं हैं वो दो हैं, और दूसरी है मानव भूगोल। मानव भूगोल, ये दो शाखाएं हैं भूगोल की, ठीक है। तो ये भौतिक भूगोल जो है, आपने 11वीं कक्षा के अंदर पढ़ चुके हो आप लोग भौतिक भूगोल के बारे में। अब की बार हम 12वीं कक्षा में अध्ययन नहीं करेंगे, और मानव भूगोल का अध्ययन हम करेंगे। तो अब मानव भूगोल की बात करेंगे हम लोग, है ना। तो भूगोल की मुख्य, जो भूगोल की मुख्य शाखाएं हैं वो कौन सी है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब इनकी भी उप शाखाएं हैं, जो मैंने बेस के अंदर बताई थी, 12-13 शाखा भौतिक भूगोल की है, और ये 12-13 शाखाएं तो जो उप शाखाएं हैं वो मानव भूगोल की हैं। तो मानव जितनी भी गतिविधियां हैं, मानव पर आधारित जितने भी क्रियाकलाप हैं, वो सब किसमें आएंगे, मानव भूगोल की उप शाखाओं में आएंगे। और जो भौतिक या प्रकृति द्वारा जो जितने भी कार्य होते हैं, प्रकृति द्वारा या ईश्वरीय प्रदत्त, वो सारे के सारे किसमें शामिल करते हैं, भौतिक भूगोल में शामिल करते हैं। तो ये मुख्य दो शाखाएं हो गई। अब अपने पढ़ेंगे मानव भूगोल के बारे में। मानव भूगोल बहुत ही नवीन विषय है। वैसे भूगोल ही नवीन विषय है, क्योंकि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में
और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में शुरू किया गया, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में। तो उस समय भूगोल में द्वैतवाद हुआ, द्वैतवाद के कारण भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दो शाखाएं बंटी। अब जी इस मानव भूगोल की जो नींव रखने वाला व्यक्ति था वो था फ्रेडरिक रेटजेल। कौन था? फ्रेडरिक रेटजेल। मानव भूगोल की नींव रखने वाला, इसलिए इसको मानव भूगोल का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं, फ्रेडरिक रेटजेल को। तो मानव भूगोल के अंदर हम अगर इसकी शाब्दिक बात में जाएं तो सीधा सीधा अर्थ है कि मानव और भूगोल की पृथ्वी के ऊपर जितनी भी मानवीय क्रियाएं होती हैं उन सब का अध्ययन हम किसमें करते हैं? मानव भूगोल में करते हैं। पृथ्वी के ऊपर जितने भी क्रियाकलाप हैं या परिवर्तन है या संरचनात्मक कोई स्वरूप है जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, वो सारे के सारे कार्य इसमें शामिल किए गए हैं? मानव भूगोल में शामिल किए गए हैं। अब इसकी परिभाषाओं की बात करेंगे हम लोग। एक चीज ध्यान रखना, परिभाषाएं लिखते समय विशेष ध्यान देना। जैसे मैं यहाँ एक दो परिभाषाएं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा, आपकी पुस्तक में से बिल्कुल आप कॉपी पेन से नोट करेंगे। रेटजेल के अनुसार, ये हो गया। यहाँ कोमा लगाएं और आधी जगह छोड़ करके यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा शुरू करें। अब मानव भूगोल के बारे में रेटजेल ने क्या कहा? उसने कहा मानव भूगोल और मानव भूगोल मानव समाजों और फिर वापिस आपको यहीं से लिखना है, धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। ये बात लिखेंगे और इन्वर्ट कोमा क्लोज कर देंगे। आप इसको चाहो तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। मानव, अब रेटजेल ने क्या कहा? मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है। इसी प्रकार से इनकी एक शिष्या हुई है उस समय की, वो भी ये जर्मन विद्वान थे, जर्मनी के थे। इनकी शिष्या हुई है उस समय की, उसका नाम था, आपकी किताब में सिर्फ आपको एलन सैंपल मिलेगा। इसका पूरा नाम था कुमारी एलन चर्चिल सैंपल। का पूरा नाम ये है, कुमारी एलन चर्चिल सैंपल। नोट कर लीजिए आप लोग, का पूरा नाम ये है। तो इस सैंपल के अनुसार यहाँ कोमा लगाओ और इन्वर्टेड कोमा यहाँ से शुरू करो। और इन्होंने क्या कहा? मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। अब आगे इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो ये उस समय की उनकी एक विशेष शिष्या थी, इसकी फ्रेडरिक रेटजेल की, जो जर्मन विद्वान थे। उनकी उस समय की महिला शिष्य कुमारी एलन चर्चिल सैंपल ने ये कहा कि मानव भूगोल चंचल मानव, चंचल का मतलब होता है मानव हर समय परिवर्तन होता रहता है, मानव हर समय परिवर्तित होता रहता है। जैसे अभी आप 1 मिनट पहले
फ्रेडरिक रेटजेल के बारे में पढ़ रहे थे और अब सैंपल के बारे में पढ़ रहे हो, या 1 मिनट के अंदर आपका ये विचार हो जाता है कि मैं IAS बनूंगा, और फिर कुछ ही क्षण के अंदर ये आता है कि नहीं मुझे RJS बनना है ना, या RAS बनना है। इस तरह से बदलाव आता रहता है मानव में, चाहे वो कोई भी वस्तु या कोई भी कार्य से संबंधित हो। तो चंचल मानव का अस्थायी पृथ्वी, अस्थायी पृथ्वी क्यों कहा है? क्या पृथ्वी स्थायी नहीं है? लेकिन नहीं, पृथ्वी के ऊपर जितनी भी प्राकृतिक वातावरण है वो हर समय अस्थायी है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में परिवर्तित होता रहता है। कहीं पर्वत है तो वो पर्वत धीरे धीरे घिस करके वहां मैदान बन रहा है या मानव काट रहा है उसको। कहीं मरुस्थल है, वहां पर पानी की व्यवस्था हो गई, सिंचाई की व्यवस्था हो गई, तो वहां कृषि की जा रही है, मरुस्थल समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से अस्थायी पृथ्वी है, स्थायी नहीं कह सकते हम लोग। और चंचल मानव मतलब मानव भी परिवर्तित होता रहता है। इनके आपस में पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन कौन करता है? मानव भूगोल करता है। और ये बात किसने कही? कुमारी एलेन चर्चिल सैंपल ने कही। तो आप इस प्रकार से परिभाषाएं लिखोगे तो आपका, और पेपर में आपसे 1 या 2 परिभाषाएं जरूर पूछते हैं, या परिभाषा दे दी उसका उत्तर पूछेंगे कि मानव भूगोल के अंदर चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, ये बात किसने कही? ये देकर के परिभाषा और ये आगे दे देंगे कि ये बात किसने कही, तो आप फटाक से बताओगे कि ये बात कुमारी एलेन चर्चिल सैंपल ने कही। इसके अलावा जैसे विडाल्डी लाबलास है, फेब्रे है, डिकेन और डिकेन उसके अनुसार से भी आपको परिभाषाएं दी हुई है, ग्रुप्स के अनुसार से भी आपको परिभाषाएं दी हुई है। तो वो आप लोग सारी की सारी ये परिभाषाएं आप अपनी पुस्तक में से अध्ययन करेंगे कंटिन्यू। उसके बाद में अब अपने बात करते हैं मानव भूगोल की प्रकृति की। प्रकृति में क्या है? मानव भूगोल की जो प्रकृति है वो क्या कहती है? प्रकृति दरअसल में अगर मानव भूगोल की प्रकृति की साधारण हम बात करें, सीधी कॉमन, तो बात यह है कि जितना भी प्राकृतिक वातावरण है उसका उपयोग मानव कहाँ से कर रहा है? जैसे भूमि है, खनिज संसाधन है, सांस्कृतिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, और अपना जैसे भूमि से संबंधित जितनी भी स्थलाकृतियां हैं वो है, कृषि भूमि है, उद्योग है, परिवहन है, इन सबको मानव भूगोल की प्रकृति के अंदर हम शामिल कर सकते हैं। लेकिन इन सबको शामिल करने से पहले एक बात निकल के आती है कि कहाँ और क्यों, कि कौन सी घटना कहाँ घटित हुई, कैसे हुई और क्यों हुई। इस बात के ऊपर महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है मानव भूगोल की प्रकृति के अंदर। फिर यहीं तक सीमित नहीं रहे हम लोग, फिर यह भी हुआ कि कहाँ, कब और कैसे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पहले तो सिर्फ इतना ही था कि कहाँ हुई ये घटना, कैसे हुई, या परिवर्तन कैसे हुआ, या मानव ने संरचनात्मक कार्य किया तो कैसे किया, कहाँ किया, और फिर क्यों किया, क्या कारण था उसके पीछे। कोई ना कोई कारण जरूर रहता है। लेकिन उसके बाद में बात हुई कि कहाँ, कब और कैसे, कि कहाँ हुई और कब हुई, किस काल क्रम में हुई, किस समय में हुई और कैसे हुई। पृथ्वी के अंदर भी परिवर्तन हुआ, स्थलाकृतियों में भी परिवर्तन हुआ, तो वो भी कहाँ और कब और कैसे हुआ। ये तथ्यात्मक आंकड़े हैं। उससे पहले क्या था? भूगोल को वर्णनात्मक तरीके से पढ़ा जाता था। वर्णनात्मक तरीका होता है कि सिर्फ वर्णन करना कि एक पर्वत है वो बहुत ऊंचा है, कितना ऊंचा है कुछ नहीं बताया गया। एक नदी बहुत लंबी है, कितनी लंबी है कुछ नहीं बताया गया। एक क्षेत्र के अंदर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, कितनी है ये नहीं बताया गया, या कितने पुरुष हैं, कितने वो हैं। उसके बाद में क्या हुआ? भूगोल के अंदर धीरे धीरे कुछ खोज हुई, नवीन खोजों के ऊपर आधारित हुआ। और यूनान के लोगों ने, अच्छे नाविक थे, तो उन्होंने घूम घूम करके यात्राएं की, और उस यात्राओं के अंदर जैसे एक नाम आता है हम्बोल्ट, वॉन हम्बोल्ट, जो एक यात्री थे, व्यापारी थे और यूनानी थे, और वो बहुत ही अच्छे भूगोलवेता थे। और उन्होंने अपनी एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ भूगोल का लिखा, कॉस्मोस। वॉन हम्बोल्ट ने एक बहुत ही प्रसिद्ध अपना ग्रंथ लिखा, कॉस्मोस, और उस कॉस्मोस के 5 खंड हैं, 5 वॉल्यूम हैं, और उनके अंदर पूरी पृथ्वी के भौतिक भूगोल के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया हुआ है। उनकी यात्राएं की उन्होंने घूम करके एक तथ्यात्मक आंकड़े निकाले। तथ्यात्मक आंकड़े ये होते हैं कि एक पर्वत इतना ऊंचा है, अब जैसे मैं ये कह दूं माउंट एवरेस्ट बहुत ऊंचा है, तो यहाँ तो ये तो हो गया वर्णनात्मक तरीका। और एक मैं ये कहूँ कि 8,848 मीटर ऊंचा है, तो ये हो गया तथ्यात्मक आंकड़ा। एक नदी बहुत लंबी है, कितनी लंबी है ये बताई गई। एक क्षेत्र के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं बताया गया। और उन लोगों में भी स्त्री कितनी है, पुरुष कितने हैं, स्त्री बच्चे कितने हैं, पुरुष बच्चे कितने हैं, ये बातें भी बताई गई। ये तथ्यात्मक आंकड़े थे। उसके बाद में भूगोल के अंदर शामिल किया गया सांख्यिकी को।
सांख्यिकी को शामिल करने से आंकड़ों का निरूपण बहुत अच्छी तरह से होने लग गया, जो आपके प्रैक्टिकल में, प्रायोगिक भूगोल में लगेगा, जो आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें लगेगा। तो ये आंकड़ों का जो तथ्यात्मक आंकड़ों का जो निरूपण किया गया, मतलब प्रदर्शित किया गया, जैसे साधारण दंड आरेख है, रेखिक आरेख है, वृत्त आरेख है, रिंग आरेख है, ब्लॉक आरेख है, इस प्रकार से इनके ऊपर वो आंकड़ों की सांख्यिकी की सहायता से उन आंकड़ों का निरूपण किया गया, जिससे क्या बहुत कम समय के अंदर और मानव को बड़ी सुविधाएं रही उनको पहचानने में। जैसे इसके अंदर चित्र में विधि आएगी, बिंदु विधि आएगी, वर्णात्मक विधि आएगी, है ना, जो वर्णमात्री विधि आएगी, और इस प्रकार से जो आएंगे ज्यामितीय तरीके से, जैसे मूलाक्षर विधि है, पूरा नाम की विधि है, ये सारी की सारी जो विधियां लगेंगी वो आपके सांख्यिकी आंकड़ों के ऊपर निरूपित होंगी। तो इस मानव भूगोल की प्रकृति को जानने के लिए कहाँ, क्यों, कहाँ, कब, कैसे और किस प्रकार से परिवर्तन हुआ और किन किन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, प्रकृति की किन किन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, वो सारी की सारी जो मानव द्वारा उपयोग किया जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई, मानव भूगोल की प्रकृति में की गई। अब जी मानव भूगोल के विषयों की अगर हम बात करें, विषय क्षेत्र की, तो वैसे मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसकी उपशाखाएं आपने देखी थी, 13-14 उपशाखाएं हैं। तो मानव भूगोल की विषय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बहुत व्यापक है, लेकिन बड़े तौर के ऊपर आपकी पुस्तक के अंदर इसको 6 भागों में बांटा गया है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को। और वो 6 भाग इसके कौन से हैं? नंबर 1 जनसंख्या और उसकी क्षमता। सबसे पहला जो विषय क्षेत्र है वो ये है कि जनसंख्या और उसकी क्षमता। किसी क्षेत्र के अंदर जनसंख्या कितनी है और उस क्षेत्र की जनसंख्या उसकी क्षमता के अनुसार है या नहीं है, या उस जनसंख्या का भरण पोषण करने की या जीविकोपार्जन की या जीवन प्रत्याशा की, ये सारी बातें उस क्षेत्र के अंदर हम शामिल करेंगे। और जनसंख्या के अंदर भी जैसे साक्षरता दर आ गई, लिंगानुपात आ गया, ये सारे अपने अगले अध्यायों में अध्ययन करेंगे। लेकिन बड़े तौर के ऊपर सबसे पहला जो क्षेत्र आता है मानव भूगोल का वो है जनसंख्या और उसकी क्षमता, क्योंकि मानव भूगोल है ही मानव के ऊपर आधारित, इसलिए जनसंख्या को सबसे पहले रखेंगे। नंबर दो के अंदर बात आती है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। तो सबसे पहले बात अपनी सीधी कर लेते हैं, प्राकृतिक संसाधन। वहां प्राकृतिक संसाधन कितने हैं, किस प्रकार के हैं, मानव के उपयोगी हैं या नहीं है। संसाधन के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, संसाधन होते नहीं, बनाए जाते। और मानव स्वयं एक बहुत बड़ा संसाधन है, मानव स्वयं भी एक बहुत बड़ा संसाधन है, क्योंकि जितने भी संसाधन है उनका उपयोग कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। तो इसलिए मानव स्वयं एक बहुत बड़ा संसाधन है। इसके बारे में अपने तीसरे अध्याय में बिल्कुल खुलकर के बात करेंगे। अभी सिर्फ क्षेत्र के अंदर शामिल किया गया कि पहले आया जनसंख्या और उसकी क्षमता, और उसके बाद में वहाँ के प्राकृतिक संसाधन कितने हैं, उनका उपयोग कैसे करेगा मानव, कहाँ करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, क्यों करेगा, ये सारी बातें इसके अंदर शामिल की जाती हैं। उसके बाद में आता है सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण कौन बनाता है? मानव बनाता है। आपने देखा होगा कि जितने भी परिधान चल रहे हैं, अब जैसे मान लो एक स्कूल की यूनिफॉर्म जो ड्रेस होती है, गणवेश जो होती है, वो अलग होगी, एक की अलग होगी, तो आप फटाक से देखते ही बता दोगे कि ये फलाने स्कूल का बच्चा है, ये फलाने स्कूल का बच्चा है ना, फला ये अलग अलग बता दोगे आप लोग देख करके। तो ये बातें जो होती हैं ये संस्कृति के ऊपर आधारित होती हैं, ये सांस्कृतिक वातावरण के अंदर होती हैं। और आप देखोगे कि अपने भारत के अंदर सब जगह सांस्कृतिक वातावरण अलग अलग भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं। कहीं परिधान कैसा ही है, कहीं पर कैसा ही मिलेगा, कहीं खान पान कैसा है, कहीं कैसा मिलेगा। तो ये सारी की सारी बातें पहले, सबसे पहले आया जनसंख्या और उसकी क्षमता की, कितनी जनसंख्या है और किस क्षेत्र के अंदर रह रही है, कहाँ है। उसके बाद में आया वहाँ के प्राकृतिक संसाधन क्या है, और उसके बाद में आया कि वहाँ की सांस्कृतिक वातावरण कैसा है, किस प्रकार का है, किस जगह के ऊपर। फिर अपने बात करते हैं इसका कि कालिक जो अनुक्रमण है उसका, कालिक अनुक्रम। कालिक अनुक्रम से मतलब ये होता है कि कितना समय हुआ इस चीज को व्यवस्थित होने में, या कितना समय लगा, या कितने समय से सभ्यताएं हैं। जैसे प्राचीन सभ्यताएं भी हैं, आगे अभी आएगी, जस्ट बात करेंगे अपने। तो ये सारी सारी बातें किसमें आती है? कालिक अनुक्रमण में आती है। नंबर 5 में आता है समायोजन।
समायोजन व प्रादेशिक संगठन। समायोजन से अर्थ क्या होता है? आपने एक विद्वान का नाम सुना होगा, चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने, आपको पता है उन्होंने वैसे मूल थ्योरी उनकी क्या थी? उन्होंने वंशानुक्रम का वो बताया था मुख्य रूप से, जिसमें ये बताया था कि पहले जैसे जलीय जीव हुए, उसके बाद में जैसे वो हुए चिंपैंजी, फिर वन मानुष, और फिर मानव बांदर, और फिर बानर से मानव बना, और इस प्रकार से वंशानुक्रम का एक उन्होंने थ्योरी दी थी। लेकिन उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने, प्रजातियों की उत्पत्ति। क्या नाम था? प्रजातियों की उत्पत्ति, चार्ल्स डार्विन ने। उसमें उन्होंने कहा कि जो प्राणी वातावरण या परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाता, वो मृत्यु की कगार पे पहुंच जाता है, वो मरता है निश्चित रूप से। ये बात उन्होंने कही। तो समायोजन का अर्थ होता है कि अपने आप को जैसी परिस्थिति है, जैसा वातावरण है, उसके अनुसार ढाल लेना, ये समायोजन है। जैसे बाहर गर्मी है बहुत ज्यादा, और हमने कोई एसी नहीं लगाई है, कोई पंखा नहीं लगाया है, कोई कूलर नहीं लगाया है, और उसके बावजूद भी हम उस गर्मी को सहन कर रहे हैं, और हमें इतनी क्षमता है कि हम उस गर्मी को सहन कर सकते हैं। बाहर अत्यधिक कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और उसको हम बिना किसी आग के, अंगीठी के, या बिना किसी गर्म कपड़े के हम उसको ठंड को सहन कर रहे हैं। जैसे ध्रुवीय भालू है, वो उस ठंड को सहन कर रहा है, तो प्रकृति ने ही उसको ऐसा बना दिया है समायोजन करने के लिए। जैसे बाल लंबे कर दिए वो अलग बात है, लेकिन वो अपने आप को उसके अंदर ढाले हुए है, वो होता है समायोजन। और रूपांतरण क्या होता है? रूपांतरण की बात अपने इसके समायोजन और रूपांतरण की बात वैसे आगे करेंगे। रूप बदलना, जैसे एसी लगा लेना, आग जला लेना, ये रूप बदलने की क्रियाएं होती हैं। और वहां का प्रादेशिक संगठन कैसा है, वहां के प्रदेशों के साथ में आपस में पारस्परिक संबंध कैसे हैं? तो सबसे पहले जनसंख्या और उसकी क्षमता, फिर उसके प्राकृतिक संसाधन, फिर प्राकृतिक सांस्कृतिक वातावरण, फिर कालिक अनुक्रमण, और फिर आ गया सामाजिक और प्रादेशिक संगठन। फिर नंबर 6 पर आता है आखिरी जो आपका है, वो है दूसरे प्रदेशों से संबंध। हमारे संबंध कैसे हैं दूसरे प्रदेशों से? संबंध आपस में, क्या हम एक दूसरे से निर्भर नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है? ऐसा नहीं है। जो संबंध की बात करेंगे हम लोग, क्या ऐसा नहीं है? क्योंकि इसको कहते हैं पार्थिव एकता। आपके अभी कुछ सिद्धांत आएंगे, उनमें आता है पार्थिव एकता। पार्थिव एकता का सिद्धांत क्या कहता है कि जो मानव है वो एक दूसरे से, ग्रह हैं वो भी एक दूसरे से, और जितने भी ये आकाश गंगा या और जो भी हैं, तो सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी है और एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। और मानव तो विशेष करके दूसरे मानव के ऊपर भी निर्भर होता है, प्रकृति के ऊपर भी निर्भर है, जीव जंतुओं के ऊपर भी निर्भर है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मानव के हित में नहीं हो, या मानव के काम ना आए, या मानव उससे जुड़ाव ना रखता हो। मानव मानव से भी जुड़ाव रखता है ना? तो इन सब चीजों का उपयोग भी कौन करता है? मानव करता है। तो दूसरों से हमारे संबंध कैसे हैं, ये बात भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो मानव भूगोल के ये 6 क्षेत्र हैं: जनसंख्या और उसकी क्षमता, वहां के प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम, और समायोजन व प्रादेशिक संगठन, और दूसरे प्रदेशों से संबंध। ये 6 क्षेत्र मानव भूगोल के बांटे हुए हैं। आपकी पुस्तक के अंदर एक चित्र बना करके दिया हुआ है, वैसे कोई ज्यादा वो ऐसे ही लंबी चौड़ी बात नहीं है। चित्र में सिर्फ डिब्बा बना करके उसमें अलग अलग भाग काटे हुए हैं, तो बिल्कुल आप लोग अपनी पुस्तक की सहायता से उसको कर करके देखेंगे और इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद में बात आती है आपके मानव भूगोल के विकास की। सबसे बड़ी बात यह है कि मानव भूगोल का विकास कब और कैसे हुआ। मानव भूगोल का विकास, इस मानव भूगोल के विकास को 3 खंडों में बांटा हुआ है। एक आता है प्राचीन काल, प्राचीन काल, एक आएगा मध्यकाल, और एक आएगा आधुनिक, वर्तमान आधुनिक काल। यहां मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता देता हूं। जैसे हिमालय पर्वत के बारे में आप सुनते हो, हिमालय पर्वत को कहते हैं नवीन वलित पर्वत, मतलब नया बना हुआ पर्वत, जबकि उसको 5000 साल से ज्यादा हो गया। इस समय की बात को क्या कहते हैं? नवीन वलित पर्वत। तो आधुनिक काल का मतलब ये है कि जो हमारा अभी पीछे का और अब वर्तमान का जो चल रहा है, वो जैसे 19वीं और 20वीं और 18वीं शताब्दी की हम बात करेंगे, उस दौरान का जो काम आएगा वो सारा का सारा इसमें शामिल करेंगे हम लोग। अब जी प्राचीन काल से लेते हैं अपने। प्राचीन काल के अंदर
वेद शास्त्र जो हैं वो आ गए, ठीक है ना। जैसे अरस्तु है, हेरोडोटस है, जो अरस्तु ने अपना वर्णन दिया, हेरोडोटस ने दिया, और वेद के जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने अपना ज्ञान दिया। ये प्राचीन काल के अंदर मानव पूर्ण रूप से प्रकृति के ऊपर जुड़ा हुआ था, प्रकृति से जुड़ा हुआ था, प्रकृति के अंदर देवत्व की कल्पना करता था। जैसे वेदों के अंदर वायु को देवता माना है, जल को देवता माना है ना, पृथ्वी को भी देवता माना है, माता कहते हैं ना अपने, पृथ्वी माता, भूमि माता, अहम पुत्रो पृथ्वी माता, ऐसे करके अपनी बातें करते हैं, है ना। तो ये सारी की सारी बातें उस समय वैदिक काल के अंदर या प्राचीन काल के अंदर मानव प्रकृति की पूजा करता था, प्रकृति के अंदर देवत्व मानता था, प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाता था। उस समय वातावरण स्वच्छ भी था और साफ सुथरा भी था। ये बिगाड़ कब हुआ? ये मध्यकाल के अंदर आते आते और आधुनिक काल में और ज्यादा हो गए, है ना। कैसे हुआ इसके बारे में अपने बात करेंगे। तो प्राचीन काल के अंदर क्या था कि सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के अंदर देवत्व मानते हुए प्रकृति के साथ जुड़ करके रहे, प्रकृति के साथ में पारस्परिक बहुत ही मधुर संबंध रखे उन्होंने, प्रकृति का किसी भी प्रकार से बिगाड़ नहीं किया उन्होंने, ठीक है ना। तो उस समय ये भूगोल का ज्ञान जो था, और एक और बता दूं, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तभी से मानव को परमात्मा ने भूगोल का ज्ञान दिया, प्रकृति के प्राकृतिक वातावरण का ज्ञान दिया कि कैसे वातावरण में कैसे रहना है, ये ज्ञान दिया और पूर्ण ज्ञान दिया। तो भूगोल विषय यूं भी कह सकते हैं कि नवीन विषय जरूर कहते हैं। अब वर्तमान समय में स्कूल कॉलेजों के अंदर मतलब नए तरीके से शुरू हुआ ये लगभग 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अंदर, और उससे पहले ये किसी विषय के साथ में विषय के रूप में पढ़ाया जाता था। लेकिन भूगोल का ज्ञान है अति प्राचीन काल से, जब से मानव की उत्पत्ति हुई उस समय से। अब जी मध्यकाल की बात करें तो इजराइल का एक स्थान है यरूशलेम, और उस समय लगभग पृथ्वी के ऊपर, मध्यकाल के अंदर लगभग पृथ्वी के ऊपर पोप पादरियों का बहुत बड़ा वर्चस्व था। तो उन्होंने क्या किया, अपने हिसाब से नक्शे निकाले, और जो यरूशलेम है उस स्थान के उत्तर के भाग को उन्होंने स्वर्ग बताया और नीचे के भाग को नरक बताया। और उस समय में जो विद्वान हुए, जैसे आर्यभट्ट है, केपलर है, गैलीलियो है, कोपरनिकस है, इन्होंने अगर कोई खोज करने की कोशिश की तो इन लोगों ने इनको यातनाएं दी, बहुत यातनाएं भुगतनी पड़ी इन लोगों को मध्यकाल के अंदर। तो उस समय में जैसे ये लोग मानते थे कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, पृथ्वी स्थिर है। इन्होंने ऐसी बात कही कि पृथ्वी अचल है, वो चलती नहीं है, कहीं भी घूमती नहीं है। लेकिन जब इन विद्वानों ने, जो भूगोलवेता थे या जो खगोल शास्त्री थे, उन्होंने जब ऐसी बातें निकाल करके दी कि नहीं सूर्य घूमता है, तो उन लोगों ने इस बात को माना नहीं, स्वीकार नहीं किया। माना क्या, स्वीकार ही नहीं किया, और बदले में उन लोगों को यातनाएं दी, कठोर यातनाएं दी, ताकि वो अपनी बात बदल दे। लेकिन आज हम सब जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य जो है वो आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। जैसे सूर्य एक तारा है और आकाशगंगा के अंदर ऐसे असंख्य तारे हैं, और ये पृथ्वी के नजदीक होने के कारण इसका प्रकाश पृथ्वी के ऊपर आ रहा है ना। तो इस प्रकार से इन लोगों को क्या हुआ, यातनाएं दी। तो उस समय का जो वो काल था मध्यकाल के अंदर, उस काल को अंधकार का युग कहा गया, डार्क एज, अंधकार का युग, कि इस समय कोई भी नई खोज नहीं हो सकती। फिर क्या हुआ, यूनानी लोगों ने व्यापार के माध्यम से बहुत यात्राएं की, दूसरे देशों के अंदर व्यापार किया और यात्राएं की, और एक बहुत अच्छे भूगोलवेता भी थे। तो जिन्होंने क्या है, उन्होंने अच्छे नाविक भी थे, नाविकों के कारण उन्होंने यात्राएं की और तथ्यात्मक आंकड़े दिए, दूरियों को नापा, और अब नाप करके पृथ्वी के सही नक्शे दिए उन्होंने, पृथ्वी के स्थानों के सही नक्शे दिए और सही बातें बतानी शुरू की उन्होंने। उस युग को खोजों का युग कहते हैं। नहीं, आधुनिक समय के अंदर, उस समय मध्यकाल के अंदर जो वो जो सत्र था या वो जो दौर था, उस दौर को खोजों का युग कहते हैं, जिससे खोज प्रारंभ हुई और फिर उन्होंने भूगोल के नए नए आंकड़े निकाल करके दिए, नई नई बातें उन्होंने बताई भूगोल के बारे में, खगोल विज्ञान के बारे में। बहुत बढ़िया बढ़िया खोज हुई उस समय की, ठीक है ना, इसलिए खोजों का युग कहते हैं। फिर आया जी आधुनिक काल, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के अंदर ये शुरू हुआ। इस समय क्या हुआ कि आधुनिक काल के अंदर मानव पृथ्वी की प्रकृति के अंदर ज्यादातर देव पूजा को मानना अस्वीकार करने लग गया, वो देवत्व की कल्पना को अस्वीकार करने लग गया। और अब आप जानते ही हो, जैसे प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो जैसे पीपल का पेड़ है, तुलसी का पौधा है, इनके अंदर भी देवत्व मानते थे, इनकी पूजा करते थे, है ना। आज भी करते हैं, बहुत घरों में आपने देखा होगा। बरगद का पेड़ है, जलाशयों के चारों ओर इस तरह के पेड़ आपको लगे हुए मिलेंगे, इनको काटते नहीं थे, हरे वृक्षों को,
तो उनमें देवता मानते थे। लेकिन आधुनिक काल के अंदर आते आते मानव औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो गई। औद्योगिक क्रांति से मानव ने विकासवाद का नारा दे दिया। अब विकासवाद का नारा देने से हुआ क्या कि उस विकासवाद ने प्रकृति के साथ में अवहेलनाएं शुरू कर दी, प्रकृति के साथ में प्रकृति के विरोध में जाना शुरू कर दिया। इस समय मानव भूगोल के अंदर 3 सिद्धांत आए। क्या आए? 3 सिद्धांत निकल करके आए। नंबर 1 था क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसका कहना यह था कि मानव ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड के अंदर जितने भी हैं, जो भी चराचर जगत के अंदर जो भी हैं, ब्रह्मांड के अंदर हैं, वो सभी क्रियाशील हैं। चाहे वो जड़ वस्तु हो, भले ही वो सजीव वस्तु हो, कोई ना कोई क्रियाएं करेगा, वो निश्चित है। उसका एक काल कर्म भी होगा, एक निश्चित समय होगा, और वो कोई ना कोई क्रियाएं करेगा। तो ये क्रियाशीलता का सिद्धांत था, जिसके अंदर जैसे सूर्य से संबंध है, अन्य ग्रहों से संबंध है, मानव की गतिविधियां हैं, संसाधनों का उपयोग है, ये सारी बातें इसके अंदर शामिल करेंगे। जीव जंतु हैं, ठीक है ना, ये सब बातें। उसके बाद में दूसरा सिद्धांत था पार्थिव एकता का। पार्थिव एकता का, पार्थिव एकता का सिद्धांत। इसमें क्या था कि सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी का एक दूसरे से लगाव है, जो बातें हमने पहले की। और तीसरा आता है अनुकूलन, या इसको कहते हैं समायोजन, और या अनुकूलन, समायोजन या रूपांतरण, रूपांतरण का सिद्धांत। अनुकूलन समायोजन एक ही बात है, अपने आप को परिस्थिति या प्राकृतिक वातावरण के अनुसार ढाल लेना क्या कहलाया? अनुकूलन या समायोजन। रूपांतरण क्या था कि बाहर गर्मी है, बहुत गर्मी पड़ रही है, हम अपने आप को गर्मी के अनुसार नहीं ढाल सकते, उस गर्मी को सहन नहीं कर सकते। हमने यहाँ पे कूलर लगा लिया, पंखे चला लिए, एसी लगा लिया, ठीक है ना, ये क्या हो गया? रूप परिवर्तन हो गया। बाहर बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, शीतलहर चल रही है, या बर्फबारी हो रही है, या बहुत ठंड है एकदम से ठिठुरने वाली, जो अभी आगे अपने जनवरी के महीने में आती है, दिसंबर जनवरी में, वो ठंड। लेकिन बाहर ठंड है तो हो, हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। हमने क्या किया? यहाँ आग जला ली, हीटर जला लिया, है ना, अंगीठी जला ली, गर्म कपड़े पहन लिए, रजाई ओढ़ ली, है ना। तो इस प्रकार से रूप परिवर्तन कर दिया। ठंड है तो हो, हमें तो नहीं लग रही है, गर्मी है हो, हमें नहीं लग रही है। ये होता है रूपांतरण का रूप परिवर्तन करना। अब ये तो हो गए सिद्धांत की बात। तो बच्चों, अपने जो सिद्धांत की बात की, उस सिद्धांत के बाद में जो मानव भूगोल के सिद्धांत थे, जैसे क्रियाशीलता का सिद्धांत, पार्थिव एकता का सिद्धांत, अनुकूलन और रूपांतरण और समायोजन का सिद्धांत, उसके बाद में कुछ विचारधाराएं निकल करके आई। तो पहली विचारधारा जो थी वो थी नियतिवाद की। कौन सी थी? नियतिवाद। इस विचारधारा को निश्चयवाद की विचारधारा भी कहते हैं। निश्चयवाद की विचारधारा भी कहते हैं। अब इसके अंदर मुख्य बात क्या थी? नियतिवाद में ये पूर्ण रूप से प्रकृति पर आधारित थी, क्योंकि इसमें इस विचारधारा को जो मानने वाले व्यक्ति थे वो प्रकृति के एक तरह से पुजारी थे, प्रकृति को देवताओं की भावना से मानते थे, और प्रकृति के विरुद्ध जाकर के कोई भी कार्य नहीं करते थे, उनका ऐसा था। और ये विचारधारा जर्मन विचारधारा भी है। क्यों? क्योंकि जर्मनी के विद्वानों ने दी। और किसने दी? फ्रेडरिक रेटजेल ने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया। फ्रेडरिक रेटजेल। तो रेटजेल ने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया। रेटजेल का एक विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है भूगोल का, उसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी, जो 5 खंडों के अंदर विभक्त है और विश्व प्रसिद्ध इनका ग्रंथ है। जर्मन के विद्वान हैं ये। तो इस निश्चयवाद की विचारधारा का मानना क्या था? इस विचारधारा का मानना यह था कि मानव प्रकृति के विरुद्ध नहीं जा सकता, बल्कि प्रकृति के अधीन होकर के कार्य करना पड़ेगा मानव को। जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है तो मानव उसको बदल नहीं सकता, पर्वत ऊंचे ऊंचे हैं उनको मानव काट नहीं सकता,
विस्तृत क्षेत्र में जंगल है, वन है, उसको मानव समाप्त नहीं कर सकता। नदी के पानी को मानव रोक नहीं सकता। जैसे मानव जो प्राकृतिक जो प्रकोप आते हैं या प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं, उनको मानव किसी भी सूरत में बदल नहीं सकता, उनके ऊपर काबू नहीं पा सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, उनको नियंत्रण में नहीं ला सकता। ये इस विचारधारा का मानना था। तो पूर्ण रूप से ये प्रकृतिवादी विचारधारा थी, इसलिए इसको प्राकृतिक नियतिवाद या प्राकृतिक निश्चयवाद भी कहते हैं। इस विचारधारा को के जो विचारक थे, जैसे रेटजेल है, सैंपल है, रिटर है, ये सारे के सारे इस जर्मन विचारधारा के वो विचारक थे जो उस समय के मानने वाले थे। अब जी इस विचारधारा के अंदर ये बात हो गई, लेकिन इसके बाद में एक विचारधारा और निकल करके आई, वो विचारधारा थी संभववाद। संभववाद की विचारधारा जो थी, ये पूर्ण रूप से मानव के ऊपर आधारित थी। ये यूं कहते हैं कि जो जर्मन विचारधारा के लोग यूं कह रहे थे कि प्रकृति में बदलाव नहीं किया जा सकता, ये कहते हैं कि सब संभव है, हम बदल सकते हैं, पॉसिबल, सब संभव है। कैसे संभव है कि एक नदी के पानी को रोक करके बांध बना करके और उससे हम सिंचाई करके कृषि क्षेत्र में बदल सकते हैं। मरुस्थल के अंदर कृषि की जा सकती है, जंगलों को काट करके साफ करके वनों को, और वहां पर भी कृषि क्षेत्र तैयार किया जा सकता है। पर्वत को काट करके सुरंग बना करके रास्ता निकाला जा सकता है ना। तो ये कहते हैं कि हर बात संभव है। और ये विचारधारा, इसके जो विचारक थे वो थे फ्रांस के, इसलिए इस विचारधारा को फ्रांसीसी विचारधारा भी कहते हैं। जैसे नियतिवाद या निश्चयवाद की विचारधारा को जर्मन विचारधारा कहते हैं, वैसे ही इसके जो प्रतिपादक थे वो थे विडाल, डी लाब्लांस और फेब्रे। बहुत सी आपकी पुस्तक के अंदर भी विडाल, डी लाब्लांस का ही दिया हुआ है कि संभववाद की विचारधारा उन्होंने दी, लेकिन जो फेब्रे हैं उन्होंने इस विचारधारा को बाद में रूपांतरित रूप प्रदान किया। तो बहुत सी पुस्तकों के अंदर आपको ये भी मिलेगा, दोनों का नाम मिलेगा। तो दोनों वाला अगर ऑप्शन आता है तो दोनों वाला सही होगा, अन्यथा ब्लांस या फेब्रे दोनों में से कोई एक हो तो एक को कर देना, वो आपके ऊपर है। तो संभववाद की विचारधारा फ्रांसीसी विचारकों की देन है। उन्होंने मानव भूगोल के ऊपर ज़्यादा प्रकाश डाला, मानव के ऊपर ज़्यादा कार्य किया, मानव को ज़्यादा सक्रिय दृष्टि से देखा उन्होंने और केंद्र माना। तो इन्होंने ये कहा कि मानव कुछ भी कर सकता है, मानव प्रकृति के अधीन नहीं है, बल्कि मानव प्रकृति को बदल सकता है, प्रकृति का रूप परिवर्तन कर सकता है, संभव है। जैसे मैंने अभी बताया, नदियों का पानी रोक करके बांध बना करके सिंचाई की जा सकती है, नौकायान के लिए चलाया जा सकता है ना, और इसको कृत्रिम बारिश भी करवा सकता है मानव, पर्वतों को काट करके रास्ते निकाल सकता है, मरुस्थल को साफ करके खेती कर सकता है वहाँ पर, है ना। तो इस प्रकार से संभववाद की विचारधारा। अब जी ये दोनों विचारधाराएं आमने सामने अड़ गई, एक कहता है प्रकृति सर्वोपरि है, एक कहता है मानव सर्वोपरि है। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर आप लोग इसको किस दृष्टिकोण से देखेंगे? फिर एक नई विचारधारा का उदय हुआ और वो विचारधारा थी नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद। नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद की विचारधारा का उदय हुआ। इस विचारधारा के जो प्रतिपादक थे वो ऑस्ट्रेलिया के थे और उनका नाम था ग्रिफिथ टेलर, जिनको जी टेलर के नाम से जानते हैं, आपकी पुस्तक में भी आया हुआ है ग्रिफिथ टेलर। इस विचारधारा को आधुनिक विचारधारा भी कहते हैं। इस विचारधारा को रुको और जाओ की विचारधारा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इस बात के ऊपर अब अपने चर्चा करेंगे। जैसे पहली विचारधारा थी वो प्रकृति के ऊपर आधारित थी, दूसरी विचारधारा मानव पर आधारित थी। ये कहता है कि ना तो प्रकृति की अधीनता स्वीकार करो और ना ही प्रकृति का शोषण करो। ऐसा नहीं हो कि हम प्रकृति के विरुद्ध जाएं, जैसे संभववाद की विचारधारा आई, ये प्रकृति के विरुद्ध गए। तो इन्होंने ये बात भी कही ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद की विचारधारा में कि अगर हम प्रकृति का शोषण करेंगे तो प्रकृति हमसे उसका बदला बहुत ही भयंकर प्रचंड रूप में हमसे लेगी। जैसे आज हो रहा है, कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अनावृष्टि हो रही है, कहीं पर जलवायु परिवर्तन आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, भूमंडलीय तापन बढ़ रहा है लगातार, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है अपने, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो ये विपरीत परिस्थितियां पैदा हो रही हैं,
जो मानव के लिए अच्छी नहीं है, पृथ्वी के ऊपर अनुकूलन करने के लिए अच्छी नहीं है, पारिस्थितिक तंत्र को खतरा है, जिससे जिससे बहुत सी प्रजातियां समाप्त हो गई, पेड़ पौधों की भी, जीव जंतुओं की भी, और सब चीज़ों के अंदर जहरीला वातावरण हो गया, दूषित वातावरण हो गया, प्रदूषण बढ़ गया। तो ये सारी जो विकट परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं, वो प्रकृति के विरुद्ध जाने का परिणाम है, और प्रकृति हमसे बदला ले रही है उस चीज़ का। तो ये कहते हैं कि प्रकृति का शोषण नहीं करें, नंबर एक। और प्रकृति की ये भी नहीं हो कि विकास कार्य रोक दें कि जी अब यहाँ पर नदी है, उसका पानी सागर की तरफ जा रहा है, हम नहीं रोकेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका बांध बना करके सिंचाई कार्यों में अगर हम काम ले रहे हैं तो वो प्रकृति के विरुद्ध जाना नहीं है, लेकिन हम उसका बहुत ही सत पोषणीयता के साथ में विकास करें। सत पोषणीय विकास होता है विनाश रहित विकास। तो ये कहता है कि शोषण भी ना करें और उसके अधीन भी ना हो कि विकास कार्य रुके, ऐसा ना हो। ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि हम उसके साथ में, प्रकृति के साथ में मधुर संबंध बना करके रखें, उसके साथ में सहयोग की भावना से रहें। किसके साथ में? प्रकृति के साथ में। तो ये विचारधारा कहती है कि न प्रकृति का शोषण करो, न उसकी अधीनता स्वीकार करो, बल्कि प्रकृति के साथ में सहयोगपूर्ण, मित्रपूर्ण व्यवहार करके रहना चाहिए मानव को। तो ये विचारधारा नई विचारधारा थी। अब इसको आधुनिक विचारधारा या अमेरिकन विचारधारा यूँ कहते हैं कि इसके अंदर जितने भी जो विद्वान हुए, उन्होंने लगभग अमेरिका के जो विचारक विद्वान थे, उन्होंने इस विचारधारा का बड़ा पुरजोर समर्थन किया। जैसे धीरे धीरे कुछ समय बाद में, जैसे जो निश्चयवाद की विचारधारा के समर्थक थे, वो भी इस नवनिश्चयवाद की विचारधारा का समर्थन करने लग गए। वो कुछ समय के बाद में संभववाद की विचारधारा का भी समर्थन करने लगे, और संभववाद वाले विचारधारा वाले मानव को सर्वोपरि न मानते हुए निश्चयवाद की और नवनिश्चयवाद की विचारधारा का समर्थन करने लगे। तो उनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनकी बात में फिर ये नहीं लगा कि मानव सर्वोपरि है या प्रकृति सर्वोपरि है। लेकिन इस विचारधारा ने इस चीज़ को सिद्ध किया। ये श्रेष्ठ विचारधारा भी कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति और मानव दोनों का आपस में सहयोगपूर्ण वातावरण बनाता है, आपस में बहुत ही मित्रपूर्ण वातावरण बनाता है। तो इस कारण से इस विचारधारा को नई विचारधारा, आधुनिक विचारधारा कहते हैं। अब रुको और जाओ की विचारधारा क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि जैसे मान लो ट्रैफिक पुलिस का उदाहरण दिया इन्होंने। ये कहते हैं कि एक ट्रैफिक पुलिस का व्यक्ति है जो चौराहे के ऊपर खड़ा है, और उसने हाथ से ऐसे इशारा किया, और आप कोई मोटरसाइकिल लेके या कोई गाड़ी लेकर के आ रहे हो तो आप वहीं रुक जाओगे, और जैसे ही उसने यूँ चलने का इशारा किया तो आप लोग पुनः चलने लगोगे। तो ये कहता है कि बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस का जो पुलिसमैन होता है उसकी तरह, या ट्रैफिक जो चौराहों के ऊपर बत्ती लगी होती है, जैसे रेड लाल बत्ती होते ही आप लोग रुक जाओगे, और ग्रीन होते ही आप चलने लगोगे, और येलो होगी तो आप धीरे अपनी गति को धीरे कर लोगे, आपको सूचना मिल जाएगी कि अभी आपको रुकना भी पड़ सकता है ना ऐसा। तो यह कहता है कि प्रकृति जो है वो मानव के सामने व्यवधान लाती है। मानो तूफान आया बहुत भयंकर रूप से, पेड़ पौधे टूट करके रस्तों के ऊपर गिरे। आप जब तूफान आ रहा है तो उस समय जहाँ हो वहाँ यथावत खड़े हो गए, रुक गए, और जैसे ही तूफान रुका तो रास्ते को साफ किया, पेड़ पौधे उठाए, और वापस साधन जो है आवागमन के वो सुचारू रूप से चलने लग जाते हैं। इसलिए इस विचारधारा को रुको और जाओ की विचारधारा भी कहते हैं कि एक बार प्रकृति में कोई भयंकर बदलाव या कोई परिवर्तन आता है या तूफान आता है, कोई विपरीत परिस्थितियां पैदा होती हैं, तो आप रुक जाओ। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको धैर्य छोड़ने की जरूरत नहीं, रुक जाओ। जैसे ही प्रकृति अपना विकराल रूप को शांत करती है, वापस आवागमन के साधन हम सुचारू रूप से संचालन में ले आते हैं। तो इसलिए इस विचारधारा को रुको और जाओ की विचारधारा भी कहते हैं। तो ये तीन विचारधाराएं सामने आई, निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। एक जर्मन की विचारधारा है, एक फ्रांस की विचारधारा है, और इसको अमेरिकन विचारधारा भी कहते हैं, आधुनिक विचारधारा भी कहते हैं, और रुको और जाओ की विचारधारा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इन विचारधाराओं के द्वारा मानव को श्रेष्ठ कार्यों की ओर विकसित किया गया, और ये आधुनिक काल के अंदर हुआ। अब अपने आधुनिक काल की बात कर रहे हैं। जैसे प्राचीन काल के अंदर वेदों में और में प्रकृति को देव पूजा के रूप में देखा गया, और मध्यकाल के अंदर उपनिवेशीकरण होने के कारण, उपनिवेशीकरण क्या है, जैसे जो ग्रेट ब्रिटेन है उसने पूरी दुनिया के ऊपर अपना साम्राज्य किया, और उस समय व्यापारी लोग ज़्यादा चले। जैसे मैंने बताया था, अंधकार का युग है, और उसके बाद में फिर खोज प्रारंभ हुई व्यापार के माध्यम से। जो यूनानी लोग थे बहुत अच्छे साहसिक नाविक थे, और वो नावों के द्वारा, बड़े बड़े जहाज़ों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना सामान बेचने और वहाँ से लाने के लिए व्यापार करते थे। तो उन्होंने नई खोज प्रारंभ की, तो वो औपनिवेशिक युग था।
और उस आधुनिक समय के अंदर ज़्यादातर जो कमियां आई प्राकृतिक वातावरण के अंदर, जो जहरीला विषैला वातावरण हुआ, वो हुआ औद्योगिक क्रांति के कारण, क्योंकि मानव ने पूर्ण रूप से अवहेलनाएं करनी शुरू कर दी और वो संभववाद विचारधारा का परिणाम था जिसके कारण ऐसा हुआ। तो अब इसमें जर्मन विचारधारा के जो अपने लेखक हैं वो कौन कौन से हैं? जर्मन के लेखक बता रहा हूं मैं। सबसे पहले वॉन हम्बोल्ट। अच्छा, इनकी कृति का नाम मैंने बताया था आप लोगों को, तो आप मुझे बताएंगे कि उनका कृति का नाम क्या था वॉन हम्बोल्ट की? कॉस्मोस। शाबाश, आप बहुत अच्छी तरह से जो बात कर रहे हो उसमें बड़ा अच्छा लग रहा है। वॉन हम्बोल्ट, इनकी कृति थी कॉस्मोस, जो 5 खंडों में विभक्त थी और प्रकृति के ऊपर इन्होंने लिखा था। इसके अलावा इनका जो साथी था वो कार्ल रीटर। कार्ल रीटर को आरामदायक कुर्सी वाला आरामदायक जो कुर्सी होती है, चेयर होती है, उसका भूगोलवेता भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो काम किया था वो घूम फिर करके नहीं किया था। रेटजेल और कार्ल रीटर एक समकक्ष थे, लेकिन रेटजेल घूम करके यात्राएं करके और बड़े खोजबीन करता था, और ये आराम से कुर्सी पे बैठ करके लिखता था, इसलिए इसको आराम से कुर्सी पे बैठने वाला भूगोलवेता भी कहते हैं। कार्ल रीटर, इसके अलावा फ्रोबेल, जो जर्मन के विद्वान थे, भूगोलवेता थे। पेसेल, रेटजेल, ये विद्वान थे जिन्होंने जर्मन के मुख्य मुख्य भूगोलवेताओं के नाम लिख रहा हूँ। अब कुछ फ्रांस के भूगोलवेताओं के नाम लिखता हूँ मैं यहाँ पर, जो आप लोगों को देखना है। जैसे विडाल डी लाब्लांस, विडाल डी ला ब्लास। संभववाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? विडाल डी ला ब्लास। पूरा नाम ये है। ब्लास के नाम से भी बहुत बार इनको पुकारा जाता है, सीधा आपकी पुस्तक में भी बहुत बार ऐसा नाम मिलेगा। पूरा नाम इनका ये है। ये फ्रांस के विद्वान थे, और फेब्रे जो संभववाद के विचारक थे। डी मार्तो ब्रूस। ब्रूस का नाम जीन ब्रूस है, जीन ब्रूस। पूरा नाम ये है, जीन ब्रूस। डिमाजिया, और फेब्रे। डिमाजिया और फेब्रे, ये फ्रांसीसी विद्वान थे। कुछ अपने अमेरिकन विद्वानों के नाम लिखते हैं जो भी हैं, जो भूगोलवेता हैं उस समय के अमेरिका के भूगोलवेता। जैसे कुमारी, एलेन, चर्चिल, सैंपल, हटिंगटन, बोमेन, और कार्ल सावर, और उसके बाद में अपने ग्रेट ब्रिटेन के कुछ भूगोलवेताओं के नाम लिखते हैं। उनको ये याद करने वाले हैं, जो आप कॉपी में नोट कर लीजिए, और याद करने हैं आपको। कुछ भूगोलवेताओं के नाम आपको पता होना चाहिए सीधा सीधा साधारण तरीके से। तो इनमें हर्बर्टसन, मैकेंडर, टॉक्सबी और फ्लूअर। ये ब्रिटेन के विद्वान हुए। हर्बर्टसन, मैकेंडर, टॉक्सबी और फ्लूअर, ये ब्रिटेन के हुए हैं जो भूगोलवेता हैं।
इसके अलावा कुछ अन्य भूगोलवेताओं के नाम भी हैं, जैसे ग्रिफिथ टेलर हैं, इरेटोस्थेनीज हैं, स्ट्रेबो हैं, है ना, टॉलमी हैं। ये भी कुछ भूगोलवेता हुए हैं जिन्होंने ऐसा किया। उसके बाद में क्या हुआ, मात्रात्मक क्रांति आई 1970 के अंदर, आधुनिक काल में ही। मात्रात्मक क्रांति के अंदर नए नए आंकड़े, नए नए तथ्य और सांख्यिकी का प्रयोग ज़्यादा होने लगा। इसमें पूंजीवाद को भी बढ़ावा मिला, क्योंकि उद्योगों की, मैंने बताया ना, जैसे 1970 के दशक में ही औद्योगिक क्रांति हुई, तो उसके बाद में क्या है, पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। तो इसके बाद में औद्योगिक क्रांति से धीरे धीरे हम पर्यावरण के अंदर बहुत ज़्यादा बिगाड़ करते गए, जहरीली गैसों का बढ़ावा बढ़ता गया, यातायात के साधन बढ़े, औद्योगिक क्रांति से यातायात के साधनों में बढ़ोतरी हुई, और आज वर्तमान समय में हम लोग कहाँ आकर के रुक गए हैं, हम लोग GIS तक आकर के रुक गए हैं, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना तंत्र। अब इस भौगोलिक सूचना तंत्र के कारण पूरी पृथ्वी एक छोटा सा गांव लगने लग गई, स्मॉल विलेज ऑफ वर्ल्ड। कैसे कि प्राचीन समय की अगर हम बात करें, जैसे प्राचीन काल की, हमने वेदों की, उनकी बात की, तो एक बात बताओ आप, उस समय समाचार अगर किसी को भेजना होता, किसी को कोई सूचना देनी होती, तो क्या माध्यम था उस समय? प्राचीन समय में या तो कोई ढोल ऐसा रखते थे कि मान लो 10-10 किलोमीटर पर या 5-5 किलोमीटर पर या दूरी, थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर, और वो ढोल बजाता, फिर आगे वाला बजाता, फिर आगे वाला बजाता, ऐसे करके सूचनाएं पहुंचती, और लास्ट से फिर एक आदमी चलता और वो आकर के सूचना लेके जाता। कितना कठिन था। पक्षियों को पालते, जैसे आपने देखा होगा बहुत बार कि कबूतरों का, इनका वर्णन बहुत मिलता है, पक्षियों को पालते, या कोई जानवर जैसे घोड़े के माध्यम से या कुत्तों के माध्यम से इनसे समाचार भेजते इधर उधर, है ना। तो ये प्राचीन समय का था। फिर डाक विभाग प्रणाली शुरू हुई, तो उसमें भी बहुत समय लगता था, डाक 10-10 दिन तक आती नहीं थी। कई बार ऐसा होता था कि कोई काम ऐसा होता जो अति आवश्यक होता, डाक पहुंचती, उससे पहले वो काम होकर के समाप्त हो जाता था, है ना। तो ये बहुत विकट परिस्थितियां थी उस समय की। लेकिन आज आप यहाँ खड़े खड़े पूरी पृथ्वी का कोई भी कोना देख सकते हो, पूरी पृथ्वी के ऊपर कहीं भी बात कर सकते हो, मोबाइल निकाला अथवा कर लिया। कई जगह आप जा नहीं पाते, लेकिन जाने से पहले वहाँ की आप सड़कें देख लोगे, गलियां देख लोगे, एकदम आपको एकदम सारी चीजें हूबहू दिखेंगी कि मुझे इस रास्ते से यहाँ जाना है और इस स्थान के ऊपर जाना है, तो आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और एरोप्लेन जैसे इतने वो द्रुत गति के यातायात के साधन चले, जिनसे आप पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा करके आ सकते हो कुछ घंटों के अंदर, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, पूरी पृथ्वी ऐसे लगता है जैसे एक छोटा सा गांव बन गया। तो GIS, भौगोलिक सूचना तंत्र आ गया। अब वर्तमान में धीरे धीरे, जैसे मान लो अभी कोरोना काल चल रहा है, तो अभी ये जो ऑनलाइन शिक्षा वाली प्रणाली चली है, ये भी तो आधुनिकतम है, नए विचार हैं। तो प्रकृति के अंदर बदलाव आता रहता है, और भूगोल जो विषय है वो पूर्ण रूप से प्रकृति और मानव पर जुड़ा हुआ है। तो मानव में भी बदलाव आता रहता है और प्रकृति में भी आता रहता है। तो ये सारी बातें हम लोग मानव भूगोल की प्रकृति विषय क्षेत्र के अंदर शामिल कर करके पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आगे जब देखेंगे इसमें, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल बारीकी से करनी है। और इसमें आप यूं किया करो कि इस पूरे अध्याय को एक पेज के ऊपर लेकर के आ जाओ। कैसे लेकर के आओगे कि सबसे पहले जैसे मानव भूगोल के बारे में बात करो कि भूगोल क्या था, उसकी मुख्य शाखाएं क्या थी, और फिर उसकी उपशाखाएं क्या थी। तो ये एक आपने हिंट दे करके लिख लिया। उसके बाद में फिर परिभाषाएं होनी चाहिए, परिभाषाओं के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। और परिभाषाएं वैसे ही लिखनी है जैसे मैंने आपको बताया था, पूरा एक लाइन से शुरू की, फिर दूसरी लाइन के अंदर इन्वर्टेड कॉमा लगा करके आप पूरा लिखोगे, और पूरा पैरा बना करके। एक अच्छे राइटर के गुण होने चाहिए लिखते समय। उसके बाद में फिर इसकी प्रकृति लिखोगे मानव भूगोल की, और प्रकृति के बाद में फिर आप लोग इसके क्षेत्र लिखोगे। कितने क्षेत्रों में बांटा था हमने मानव भूगोल को? 6 क्षेत्रों में क्षेत्र लिखोगे। उसके बाद में फिर इसका समय काल अवधि कि कौन कौन से समय में, जैसे प्राचीन काल आया, है ना, तो समय अवधि जो है वो भी आप लिखोगे। और उसके बाद में फिर जो भी कोई रह जाता है अन्य शेष महत्वपूर्ण बिंदु में, वो सारे आएंगे। तो इस प्रकार से एक लेसन पूरा आप एक पेज के ऊपर लेकर के आ जाएंगे। और बिल्कुल आप पुस्तक को अच्छी तरह से पढ़ें, पुस्तक को पढ़ोगे और फिर समझ लोगे, और एक बार फिर अगर रीड कर लेते हो पुस्तक को, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, सिस्टमेटिक ढंग से आपको तैयारी करनी है, तो आपके अच्छे परसेंटेज आएंगे। तो ये थी अपने पहले लेसन की बात। अब जब अपने दूसरा अध्याय शुरू करेंगे तो उसका कुछ मुख्य बातें आपको मैं बता देता हूँ, और कल करेंगे अपने दूसरा अध्याय शुरू। तो उसमें क्या था कि दूसरे अध्याय के अंदर आपके विश्व की प्रमुख जनजातियाँ लगेंगी।
क्या लगेंगी? विश्व की प्रमुख जनजातियां लगेगी। अब विश्व की प्रमुख जनजातियां कितनी जनजातियां हैं जिनके बारे में अपने पढ़ेंगे? अपने सिर्फ मात्र 4 जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। एक ठंडे प्रदेश के अंदर रहने वाली जनजाति है, एक गर्म या उष्ण कह सकते हैं, और शुष्क, बिल्कुल एकदम कोई नमी वाला क्षेत्र नहीं है, वो जनजाति पढ़ेंगे। और एक हम पढ़ेंगे पर्वतीय या पठारी प्रदेश की, पर्वतीय या पठारी प्रदेश की। तो 2 जनजातियां तो हमारे हैं पर्वतीय और पठारी प्रदेश की, और एक है गर्म और शुष्क प्रदेश की, और एक है ठंडे प्रदेश की। ठंडे प्रदेश का नाम लेते ही आपके जहन में एक बात बड़ी स्टक से आ जाती है, एस्किमो, है ना, जो टुंड्रा साइबेरियाई प्रदेश के अंदर रहती हैं, एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। और गर्म और शुष्क वातावरण वाली जो जनजाति हैं वो है बुशमैन, जिनको सान के नाम से जानते हैं, वो पढ़ेंगे। और कालाहारी के मरुस्थल में रहती हैं जो, ठीक है ना। और पर्वतीय और पठारी में जो जनजातियां हैं वो हैं भील और गोंड। गोंड जनजाति के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, भील और गोंड, जो पर्वतीय क्षेत्रों की हैं, भारत की हैं। और ये आपको पता ही है, उत्तरी अमेरिका का कनेडियन जो द्वीप समूह है वो ग्रीनलैंड, साइबेरियाई और टुंड्राई प्रदेशों के अंदर, इधर वाला जो क्षेत्र आता है उसके अंदर आएगी। और गर्म शुष्क कालाहारी का गर्म मरुस्थल जो है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर दक्षिण भाग के अंदर, उसमें पढ़ेंगे। और ये पर्वतीय पठारी प्रदेश की जो है भील हैं, हमारे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र शामिल है, 4 राज्यों की हैं। और गोंड जनजाति हैं जो उधर अपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कुछ उड़ीसा का भाग और कुछ आंध्र प्रदेश का, इस प्रकार से उसमें जो फैली हुई हैं वो फैलावी हुई हैं, उनके बारे में हम अगले लेसन में, अगले अध्याय में अपने अध्ययन करेंगे। तो आज इतना आपको समझ में आया। और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं पुस्तक के अंदर दिए हुए हैं, उनके निशान अगर आप चाहो तो मैं लगवा भी सकता हूं, और अन्यथा आप उनको देख लेना और नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को, तो आप उससे तैयारी कर सकते हो। थैंक यू।